एक पत्रकार होने के नाते हमारी कोशिश होती है कि हम सारी बड़ी खबरों को आप तक सबसे पहले पहुंचाएं। यह हमारा कर्तव्य भी है, ड्यूटी भी है, और हमें अच्छा भी लगता है कि कोई भी बड़ी खबर हो वो सबसे पहले हम आप तक पहुंचाएं और आप हम तक पहुंचे उस खबर को जानने के लिए। लेकिन कुछ खबरें ऐसी होती हैं जिन्हें बताते समय दिल कहता है कि काश ये खबर हमारे हिस्से में ना आए। आज एक ऐसी ही हृदय विदारक खबर मैं आपको बताने वाला हूं और जिसमें मैं सोच रहा हूं कि काश ये खबर ना आती। आज यूक्रेन में फंसे 21 साल के एक भारतीय छात्र की हवाई हमले के दौरान मृत्यु हो गई है। विदेश मंत्रालय ने इस छात्र की मौत की पुष्टि की है और बताया है कि यह घटना यूक्रेन के खार्किव शहर में आज सुबह हुई, जब वहां पर रशिया की सेना द्वारा रॉकेट हमले किए जा रहे थे। नवीन नाम के इस छात्र की उम्र सिर्फ 21 साल थी और वो कर्नाटक के हावेरी जिले का रहने वाला था। पिछले साल 4 साल से वो खार्किव की नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में मेडिसिन की पढ़ाई कर रहा था पिछले 4 वर्षों से। और इस छात्र ने खार्किव के एक बॉम्ब शेल्टर में अपने 2 दोस्तों के साथ शरण ली हुई थी और जब उसकी मृत्यु हुई तब वो खाने पीने का कुछ सामान खरीदने के लिए अपने इसी बॉम्ब शेल्टर से सिर्फ 500 मीटर की दूरी पर मौजूद एक सुपरमार्केट गया था और कोई नहीं जानता था कि उसकी मौत वहां उसका इंतजार कर रही थी। गया तो इसलिए था कि खाने पीने का कुछ सामान ला सके, कुछ दिन और जिंदा रह सके, लेकिन मौत वहां पर छुपकर बैठी हुई थी। इसी दौरान वहां रॉकेट हमला हुआ और इस सुपरमार्केट के आसपास मौजूद सभी लोगों की मौत हो गई और इन लोगों में नवीन भी था। बेलारूस की सीमा से लगभग 40 किलोमीटर दूर बसे खार्किव शहर में इस समय हालात बहुत खराब हैं और यहां दोपहर 3 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू लगाया गया है और यह छात्र आज सुबह कर्फ्यू हटने के बाद ही सुपरमार्केट गया था। हालांकि ऐसा कहा जा रहा है कि बॉम्ब शेल्टर में मौजूद कुछ लोगों ने उसे बाहर न जाने के लिए कहा था, उसे चेतावनी दी थी कि बाहर मत जाओ, लेकिन उसने इस चेतावनी को गंभीरता से नहीं लिया। गलती चाहे किसी की भी हो, गलती किस्मत की भी हो सकती है, लेकिन जो हुआ वो अच्छा नहीं हुआ और इस 21 साल के लड़के से जो जरा सी चूक हुई, इसे आप एरर ऑफ जजमेंट भी कह सकते हैं, चूक हो गई। उसे उसी बॉम्ब शेल्टर में रहना चाहिए था। कुछ दिन और बिना खाए पिए अगर रहना भी पड़ता तो कोई बात नहीं थी, जान तो बच जाती। आज देखिए, आज कितने दुख के साथ हम आपको ये खबर बता रहे हैं, लेकिन आज मन ये कर रहा है कि काश इस लड़के ने इसका उलट फैसला लिया होता। काश इसने बाकी लोगों की बात मान ली होती जो कह रहे थे कि कोई बात नहीं, बाहर मत जाओ, अभी खाने पीने का सामान बाद में आ जाएगा, बाहर के हालात ठीक नहीं हैं और इसी बॉम्ब शेल्टर में रहो। और आज हम अपने तमाम छात्रों से जो वहां पर फंसे हुए हैं उनसे ये जरूर कहना चाहते हैं कि वो जहां भी हैं, बॉम्ब शेल्टर में कहीं पर भी हैं, वहां पर हो सकता है बहुत सुविधाएं ना मिलें, खाने पीने का सामान ना मिलता हो, पानी ना मिलता हो और बाकी की चीजें भी जो उन्हें रोजमर्रा की चीजें हैं वो ना मिल रही हों, लेकिन इस समय जो सबसे जरूरी है वो है अपनी जान बचाना। कम से कम अपने लिए और अपने परिवार के लिए आपकी पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए कि आप कोई भी भूल नहीं करेंगे, कोई भी त्रुटि, कोई भी ऐसा फैसला नहीं करेंगे जिसकी वजह से आपकी जान जा सके। यह घटना ऐसे समय में हुई जब कुछ ही घंटे पहले भारत ने अपने नागरिकों को तत्काल यूक्रेन की राजधानी कीव से बाहर निकल जाने को कहा था और यूक्रेन में स्थित भारतीय दूतावास ने भी ट्वीट करके इसकी जानकारी दी थी, जिसमें लिखा था कि सभी भारतीय छात्रों को यह सलाह दी जाती है कि वो आज ही तुरंत प्रभाव से कीव शहर को छोड़ दें। अगर ट्रेन उपलब्ध हो तो ट्रेन या फिर किसी भी अन्य माध्यम से वो कीव से बाहर निकलने की जल्दी से जल्दी कोशिश करें। जबकि खार्किव जो है वो कीव के बाद यूक्रेन का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। खार्किव और दूसरे क्षेत्रों में फंसे भारतीय छात्रों को आज ये सलाह दी गई थी कि अगर वो ऐसी जगहों पर मौजूद हैं जहां कर्फ्यू लगा हुआ है तो उन्हें किसी भी सूरत में बाहर नहीं जाना चाहिए। लेकिन इस मामले में ऐसा लगता है कि इस छात्र ने इस सलाह का पालन नहीं किया और यही गलती इससे हो गई। इसलिए बार बार हम अपने तमाम छात्रों से जो वहां पर फंसे हुए हैं ये कहना चाहते हैं कि ऐसी कोई भूल मत कीजिएगा, कोई गलती ऐसी मत कीजिएगा। जो आपसे कहा जा रहा है, हो सकता है कि आपको बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा हो सकता है कि आपने 1-2 दिन से कुछ खाना पीना ना खाया हो, पानी ना मिल रहा हो, सुविधाएं ना मिल रही हो, लेकिन धैर्य मत खोइए।
उम्मीद मत खोइए और सबसे पहले ये देखिए कि आप जिंदा बचे रहें। ये युद्ध का समय है और युद्ध के समय में सबसे जरूरी होता है अपनी जान बचाना। हमें यह भी पता चला है कि नवीन और उसके दो दोस्त कल ही यानी 2 मार्च को खार्किव शहर से बाहर निकलने की योजना बना रहे थे। यानी ये सोच रहे थे कि कल आने वाला जो कल है वो कल बाहर निकलेंगे। और इसकी जानकारी नवीन ने खुद अपने परिवार को दी थी, अपने पिता को दी थी। और उसने अपने पिता को अपने आखिरी वीडियो कॉल में यह बताया था कि वो खार्किव से सुरक्षित बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। इसके अलावा इस वीडियो में एक जगह उसके दादा भी उसे यह सलाह देते हुए दिख रहे हैं कि नवीन को हालात ठीक होने तक अपने बॉम्ब शेल्टर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। और आज जो बात नवीन के परिवार के मन में आ रही होगी, जो बात नवीन के पिता सोच रहे होंगे, जो उसके दादा, जो उसकी मां सोच रही होंगी, वही बात आज हम भी सोच रहे हैं कि काश नवीन बॉम्ब शेल्टर से बाहर ना निकला होता तो आज जीवित होता। ಅಲ್ಲ ಬಜೆ ಏನ್ ಜನ ಹೋಗಿದಾರ ಅವ್ರೀಗ ತಾಡಿ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತಾಡ್ಬೇಡ್ರಿ ಸೀನಿಯರ್ಸ್ 15-20 ಜನ ಹೋಗಿದಾರ ನೀವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ರಿ ಭವಿ ಅಲ್ಲ ನೀವು ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ತಗೊಂಡು ಭವಿ ಅಜ್ಜ ಮಾತಾಡ್ತಾರದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ನೀವು ಹೆಂಗಾರ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ದಿನಕ್ಕೆ ಇದು ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸಿಚುವೇಶನ್ ನಾವು ನಿನ್ನೆ ಮಾತಾಡಿದೀವಿ ಎಲ್ಲ ಪಿಯೂಷ್ ಗೋಯಲ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮಿಸ್ಟರ್ ಇದಾರಲ್ಲ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ ಐತಿ ಅದನ್ನ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಒಟ್ಟು ಮೂವ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಅವರು ಹೌದು ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡಲ್ಲ ಅವರು ಎರಡು ದೇಶದ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರು ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ಗೆ ಯಾವುದು ತೊಂದರೆ ಕೊಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಫ್ಲಾಗ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಸಾಮಾನು ತಗೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಚುವೇಶನ್ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಫಸ್ಟು ಬಂಬಾರಿ ಟೈಮ್ನಾಗ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ರಿ ಏನೋ ಟ್ರೈನು ಬಸ್ಸು ಲೀವ್ ಕಡೆಗೆ ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿರೋ ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಬೇಡ್ರಿ ನೀವು ಏನೋ ಯಾರು ಬರ್ತಾರ ನಮ್ಮನ್ನ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಮಾಡ್ತಾರಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी नवीन के परिवार से बात की है और उन्हें भरोसा दिलाया कि भारत सरकार नवीन के शव को देश लाने का पूरा प्रयास कर रही है। ठीक है सर, शुक्रिया सर, प्रणाम सर, प्रणाम सर। जब किसी देश में युद्ध होता है तो वहां फंसे दूसरे देशों के नागरिकों के लिए कई तरह के डूज एंड डोंट्स होते हैं, एसओपीज होते हैं, नियम होते हैं जिनका उन्हें पालन करना होता है। और कहीं भी कोई युद्ध होता है तो दूसरे देश के नागरिक ही क्या, जो भी उस देश के अपने जो नागरिक होते हैं उन्हें भी बताया जाता है कि उन्हें इस युद्ध के हालात में क्या करना है और क्या नहीं करना है। लेकिन यूक्रेन में फंसे कई भारतीय छात्र अभी भी इस एसओपी का पालन नहीं कर रहे हैं। इसलिए आज हम इन तमाम छात्रों की मदद करना चाहते हैं और उन तमाम छात्रों के परिवार से भी कहना चाहते हैं कि वो जब भी बात हो इन छात्रों से, अपने परिवार के बच्चों से, तो उन्हें यह बताइए कि इस समय मामले की गंभीरता को समझना बहुत जरूरी है, युद्ध को, उसकी गंभीरता को समझना बहुत जरूरी है। और जो बातें उन्हें बताई जा रही हैं, जो नियम उन्हें जिनका पालन करने के लिए कहा जा रहा है, वो नियम उनकी भलाई के लिए ही हैं और उन्हें उनका पालन जरूर करना है। आज हम उन्हें बताना चाहते हैं कि युद्ध के दौरान उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जैसे वॉर जोन में सबसे पहले सरकारी इमारतों और सैन्य अड्डों को निशाना बनाया जाता है, इसलिए ऐसी जगहों से हमेशा दूर रहने की कोशिश करनी चाहिए। बमबारी और शेलिंग से बचने के लिए लोगों को बॉम्ब शेल्टर्स और बेसमेंट में शरण लेने के लिए कहा जाता है। इसलिए हमेशा ऐसी जगह ढूंढिए जो बेसमेंट हो,
या फिर बॉम्ब शेल्टर हो और वहीं रहिए। बाहर निकलने की आवश्यकता नहीं है जब तक कि आपको बिल्कुल यह लगे कि अब आपकी मौत निश्चित है। अगर कोई नागरिक ऐसे इलाके में फंस गया है जहां कर्फ्यू लगा हुआ है तो वहां मदद पहुंचने की उम्मीद बहुत कम होती है। इसलिए ऐसे इलाकों में लोगों को बाहर निकलने की चेतावनी दी जाती है कि वो बाहर बिल्कुल ना निकलें। इसके अलावा युद्ध में जरूरी जानकारी और अपडेट्स के लिए रेडियो और टीवी चैनल्स पर ज्यादा निर्भर रहना चाहिए, ना कि बाहर निकलकर अपनी जान खतरे में डालकर जानकारी इकट्ठा करनी चाहिए। ऐसे समय में लोगों से आपसी बातचीत की बजाय, सोशल मीडिया पर जानकारी लेने की बजाय रेडियो और टीवी से जानकारी लेनी चाहिए। और अगर कोई वाहन मिल जाए तो सबसे पहले ऐसी जगह जाने की कोशिश करनी चाहिए जहां से आपको मदद मिलने की कोई संभावना हो। जैसे फिलहाल यूक्रेन के पड़ोसी देश पोलैंड और रोमानिया की सीमा से भारत सरकार अपने छात्रों को इवैक्यूएट कर रही है, तो ऐसी जगह जाने की कोशिश उन्हें करनी चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, अपनी जान को खतरे में बिल्कुल नहीं डालना है, चाहे देर हो जाए, चाहे और समय लग जाए, चाहे आपको खाने पीने की बहुत जरूरत महसूस हो रही हो, लेकिन तब भी यह याद रखिए कि ये सारी चीजें अपने आप ठीक हो जाएंगी एक बार अगर आपकी जान बच गई तो। इसलिए आज हम आपको बताना चाहते हैं कि ऐसे इलाके में अगर आप फंस गए हैं या आपके बच्चे फंस गए हैं तो उन्हें क्या करना चाहिए। आपको एक चीज याद रखनी चाहिए, जब तक शेलिंग या मिसाइल्स वहां गिर रहे हैं ज्यादातर वो मिलिट्री टारगेट्स के ऊपर ही कोशिश होगी, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स के ऊपर होगी। ये एडवाइजरी देनी चाहिए सब स्टूडेंट्स को, हमको भी देनी चाहिए, यूएन को भी देनी चाहिए कि गवर्नमेंट बिल्डिंग से हट जाएं, हर तरफ से मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के आसपास से हट जाएं। लोग आमतौर पर समझते हैं कि मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के पास सिक्योरिटी ज्यादा होगी, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स के पास सिक्योरिटी ज्यादा होगी, मगर यही बिल्डिंग्स जो है आमतौर पर मिसाइल्स और रॉकेट अटैक्स के चपेट में आते हैं। तो इनसे हट कर रहना चाहिए, बेसमेंट्स के अंदर रहना चाहिए। इस वक्त जो है कम्युनिकेशन का बहुत प्रॉब्लम होता है। सबसे बड़ी चीज वॉर जोन में है, आपके पास मोबाइल फोन है मगर मोबाइल फोन को आप चार्ज नहीं कर पा रहे हैं, तो इसलिए आपके पास कोई तिला, आपके पास इंफॉर्मेशन दुनिया से, बाहर की दुनिया से नहीं आ रही है। अगर आप किसी कमर्शियल कॉम्प्लेक्स के आसपास हैं और टेलीविजन चल रहा है तो शायद आपको कुछ ना कुछ खबर सूचना मिलती रहे, एफएम के जरिए आपको कुछ सूचना मिलती रहे, क्योंकि एफएम आमतौर पे जारी रहता है। ये सब चीजें एसओपीज के तौर पे याद रखनी चाहिए। और ये एडवाइजरी जो है हमको सरकार की तरफ से भी शायद ये छोटे छोटे लफ्जों में इस एडवाइजरी देती रहनी चाहिए। जिस तरह भारत सरकार यूक्रेन में फंसे अपने नागरिकों को सुरक्षित वापस अपने देश लाने का प्रयास कर रही है, उस तरह की कोशिशें अब तक किसी देश ने नहीं की है। हमेशा याद रखिए, हमारे देश में भी बहुत सारे लोग हैं, आपने सोशल मीडिया पर देखा होगा, जो अपनी ही सरकार को कोसने में लगे हुए हैं, जो अपनी ही सरकार का मनोबल तोड़ने में लगे हुए हैं और जो अपने ही लोगों का मनोबल तोड़ने में लगे हुए हैं। याद रखिए, ऐसी मुसीबत की घड़ी में मनोबल को ऊंचा रखना बहुत जरूरी होता है, उम्मीद बनाए रखना बहुत जरूरी होता है। उनके लिए बस जरूर पहुंचेगी, उनके लिए ट्रेन जरूर पहुंचेगी, उनके लिए हवाई जहाज वापस लाने के लिए जरूर पहुंचेगा। उम्मीद पर दुनिया कायम है। हमें वो लोग चाहिए जो उन्हें उम्मीद बंधा सकें, जो उन्हें यह बता सकें कि एक दिन वो अपने घर सकुशल जरूर पहुंचेंगे। इस समय उन लोगों की आवश्यकता नहीं है जो उनका मनोबल तोड़ें, जो ये कहें कि उनकी सरकार, उनके देश के लोग उनके लिए कुछ नहीं कर रहे। जबकि सच्चाई यह है कि जो काम इस समय भारत सरकार कर रही है वो पूरी दुनिया का कोई देश अपने नागरिकों के लिए यूक्रेन में नहीं कर रहा है। और यह बात आज हम आपको फैक्ट्स के जरिए, आंकड़ों के जरिए बताएंगे। इसलिए आज आपको हम यह बताना चाहते हैं कि भारत दूसरे देशों से कैसे अलग है और उसकी जो कोशिशें हैं वो अभूतपूर्व हैं। चीन खुद को दुनिया की एक बहुत बड़ी महाशक्ति मानता है और चीन की तारीफ करने वाले लोगों की हमारे देश में भी कमी नहीं है, आप जानते हैं। लेकिन इस समय चीन के 6000 नागरिक यूक्रेन में बुरी हालत में फंसे हुए हैं और चीन ने अपने नागरिकों से साफ साफ कह दिया है कि फिलहाल वो इन लोगों को यूक्रेन से बाहर नहीं निकाल सकता। यानी एक तरफ चीन है जिसने इवैक्यूएशन की प्रक्रिया को कुछ दिनों के लिए टाल दिया है। चीन ने इवैक्यूएशन की प्रक्रिया टाल दी है, कोई इवैक्यूएशन चीन नहीं कर रहा है। जबकि दूसरी तरफ भारत है जो ऑपरेशन गंगा के नाम से अब भी इवैक्यूएशन का अभियान चला रहा है। और आज ही 3 फ्लाइट्स यूक्रेन के पड़ोसी देशों से भारत आई हैं, जिनमें 616 नागरिकों को सुरक्षित भारत लाया गया है। और अब तक ऑपरेशन गंगा के तहत 9 फ्लाइट्स में कुल मिलाकर 2012 लोगों को सुरक्षित वापस भारत लाया जा चुका है। जबकि इससे पहले 7000 और लोग भी यूक्रेन से निकाले जा चुके हैं।
अमेरिका, अब अमेरिका को देखिए, हमारे देश में अमेरिका के भी फैंस बहुत हैं। हमारे देश में हमारे जो बहुत यूथ हैं, युवा हैं, उन्हें अमेरिका जाने का शौक है, अमेरिका में पढ़ने का, अमेरिका में नौकरी करने का शौक है। सबको वहाँ अमेरिका का वीजा चाहिए और सबको ग्रीन कार्ड चाहिए। अमेरिका खुद को दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर बताता है और हॉलीवुड की फिल्मों में अमेरिका की छवि ऐसे ही दिखाई जाती है कि दुनिया में संकट कहीं पर भी हो, मदद के लिए अमेरिका की सेना कहीं भी पहुंच सकती है और पहुंचती भी है। लेकिन असल में सच जो है वो हॉलीवुड की फिल्मों के जैसा नहीं है। यूक्रेन में अमेरिका के 900 कर्मचारी इस समय फंसे हुए हैं, 900 नागरिक, जिन्हें अमेरिका चाहता तो एक दिन में इवैक्यूएट कर सकता था। हम भी लगभग इससे कहीं ज्यादा लोगों को एक दिन में वापस भारत ला रहे हैं, लेकिन अमेरिका चाहता 900 लोगों को लाना उनका एक दिन का काम था। लेकिन अमेरिका की तरफ से कह दिया गया कि वो युद्ध की वजह से यूक्रेन में फंसे अपने नागरिकों को सुरक्षित बाहर निकालने में इस समय असमर्थ है। इसके अलावा अमेरिका के जो नागरिक जोखिम उठाकर, वो भी उनसे कहा गया है कि जोखिम उठाना है, अपने रिस्क पर आप जो भी करें वो करिए। जोखिम उठाकर किसी तरह पोलैंड और रोमानिया की सीमा तक पहुंच भी रहे हैं, उन्हें भी अमेरिका की तरफ से कोई मदद नहीं दी गई है। बल्कि अमेरिका ने अपने नागरिकों से कहा है कि अगर वो पड़ोसी देशों की सीमाओं तक पहुंचते भी हैं तो इस दौरान उन्हें अपने साथ कम से कम 2 दिन का खाना और दूसरी जरूरी चीजें साथ रखनी होंगी, क्योंकि अमेरिका उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था भी इस समय नहीं कर सकता। अमेरिका की तरह ब्रिटेन ने भी अपने नागरिकों से कहा है कि वो युद्ध की इन परिस्थितियों में ज्यादा मदद की उम्मीद न रखें। ब्रिटेन ने कीव से अपना दूतावास पश्चिमी यूक्रेन के एक और शहर लवीव में शिफ्ट कर दिया है, जो पोलैंड की सीमा से सिर्फ 70 किलोमीटर दूर है। ब्रिटेन अपने नागरिकों को यूक्रेन से बाहर निकालने के लिए कोई खास अभियान नहीं चला रहा है, बल्कि उसने भी अपने नागरिकों से कहा है कि वो ब्रिटेन से ज्यादा यूक्रेन की अथॉरिटीज के संपर्क में रहें और उनसे मदद लेने की कोशिश करें। वो कह रहे हैं हमसे मदद मत मांगिए, यूक्रेन के जो प्रशासन है उससे मदद लीजिए। जबकि भारत सरकार ने अपने एक नहीं 4 सीनियर कैबिनेट मंत्रियों को यूक्रेन के पड़ोसी देशों में भेज दिया है, ताकि ये मंत्री खुद वहां पर मौजूद रहकर भारतीय दूतावास और छात्रों के बीच संपर्क को स्थापित कर सकें और सभी भारतीयों को सुरक्षित भारत ला सकें। और इनमें ज्योतिरादित्य सिंधिया इस समय रोमानिया में है, किरेन रिजिजू स्लोवाकिया में है, जनरल वीके सिंह पोलैंड में है और हरदीप सिंह पुरी इस समय हंगरी में है। दुनिया का कोई ऐसा देश नहीं है जिसने अपने 4 कैबिनेट मंत्रियों को इस समय वॉर जोन के आसपास भेज दिया हो ताकि वो अपने देश के लोगों को सुरक्षित ला सकें। बाकी देशों की तरह जर्मनी ने भी कीव में अपना दूतावास फिलहाल बंद कर दिया है और अपने नागरिकों से कहा है कि उसका दूतावास उन्हें अभी यूक्रेन से बाहर निकलने में कोई मदद नहीं कर सकता। जर्मनी ने अपने नागरिकों को बॉम्ब शेल्टर्स में शरण लेने की सलाह दी है और कहा है कि जब भी स्थिति बेहतर होगी वो अपने लोगों की मदद करने की कोशिश करेगा। यानी ये सारे बड़े बड़े देश यूक्रेन में फंसे अपने नागरिकों को साफ कह चुके हैं कि वो उनकी कोई मदद नहीं कर पाएंगे। जबकि भारत इकलौता ऐसा देश है जो न सिर्फ छात्रों की मदद कर रहा है, बल्कि उसके दूतावास छात्रों से लगातार संपर्क कर रहे हैं और एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है जिस पर छात्र चाहे तो संपर्क कर सकते हैं। इस समय हम आपको स्क्रीन पर दिखाते हैं, आप चाहे तो इन नंबरों को नोट कर सकते हैं। ये हेल्पलाइन नंबर है। अगर आप हंगरी की तरफ से आ रहे हैं, पोलैंड की तरफ से आ रहे हैं तो ये नंबर है, आप नोट कर लीजिए। और अगर आप इन्हें शेयर करना चाहते हैं छात्रों के परिवारों से तो उनसे भी शेयर कर सकते हैं। अब बड़ी बात यह है कि हमारे पास भी ऐसे बहुत सारे छात्रों के वीडियोस आ रहे हैं, आपके पास भी व्हाट्सएप पर आ रहे होंगे, सोशल मीडिया पर उन्हें वायरल किया जा रहा है। हमारे देश के कुछ विपक्षी नेता उन वीडियोस को इस्तेमाल भी कर रहे हैं राजनीति करने के लिए। बहुत सारे हमारे देश के पत्रकार भी हैं जो सरकार की आलोचना करने के लिए उन वीडियोस का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिनमें ये छात्र किसी बॉम्ब शेल्टर में बैठे हुए हैं और ये रो रहे हैं, फंसे हुए हैं। ये कह रहे हैं हमारे पास खाने पीने का सामान नहीं है। फिर ये भी कहते हैं कि हम दूतावास में फ़ोन कर रहे हैं लेकिन कोई फ़ोन नहीं उठा रहा है। लेकिन बड़ी बात को समझिए, 18,000 छात्र हैं और दूतावास में फ़ोन कितने होंगे? अभी भी जो हमने आपको हेल्पलाइन नंबर दिए हैं उनकी संख्या भी मुश्किल से 10 होगी। 10 फ़ोन नंबर
और 18,000 छात्र अगर एक साथ फोन करने लगेंगे तो कैसे सबसे बात हो पाएगी। और बहुत सारे छात्र शिकायत कर रहे हैं कि खाने पीने का सामान नहीं मिल रहा है, उन्हें बॉर्डर पर जाने के लिए यातायात के साधन नहीं मिल रहे हैं, उनके पास पैसे नहीं हैं, और भी कई तरह की शिकायतें हैं। लेकिन यहां पर हम ये कहना चाहते हैं कि यूक्रेन में इस समय युद्ध चल रहा है और युद्ध में यूक्रेन के अपने लोग फंसे हुए हैं। यूक्रेन की सरकार संघर्ष कर रही है, प्रशासन संघर्ष कर रहा है। ऐसे में सुख सुविधाओं की उम्मीद करना इस समय जायज नहीं होगा। और युद्ध का समय ही ऐसा होता है जब लोगों को खाने पीने की समस्या होती है, रोजमर्रा की चीजें नहीं मिलती हैं। इस समय जो आपके सबसे ज्यादा काम आएगा वो है आपका धैर्य। आपके जो सबसे ज्यादा काम आएगा वो है आपकी पॉजिटिविटी, अपना मनोबल बनाए रखना। और भारत सरकार बार बार कह चुकी है, जब तक कि वहां पर एक भी छात्र फंसा हुआ है तब तक यह ऑपरेशन गंगा जारी रहेगा। इसलिए आखिरी छात्र तक यह ऑपरेशन गंगा का पहुंचेगा। हो सकता है 18,500 लोगों को एक साथ नहीं लाया जा सकता, इसमें समय लगेगा। इसलिए आपको भी लाइन में लगना होगा, अपनी बारी का इंतजार करना होगा, इस उम्मीद के साथ कि आपका नंबर जरूर आएगा, आज नहीं तो 2 दिन के बाद, नहीं तो 3 दिन के बाद। 18,000 लोगों को लाने में आखिरकार महीनों तो नहीं लगेंगे। इसलिए धैर्य रखिए और अपने दोस्तों की, अपने साथियों की मदद कीजिए। उनके अंदर उनका मनोबल तोड़िए मत, उनके मनोबल को और ऊंचा रखिए और उनमें उम्मीद कायम रखिए कि एक दिन वो जरूर घर पहुंचेंगे। यूक्रेन में फंसे भारत के ज्यादातर छात्र वहां पर मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं। इसलिए आपके मन में आज यह सवाल भी होगा कि यूक्रेन में ऐसा क्या है कि वहां 18,000 बच्चे, भारतीय छात्र मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए जाते हैं। तो आज वो भी आपको बताते हैं कि यूक्रेन में ऐसा क्या है जो भारत में नहीं। असल में भारत में मेडिकल की पढ़ाई करना बहुत मुश्किल भी है और महंगा भी। हमारे देश में मेडिकल कॉलेजों में दाखिले के लिए छात्रों को नीट की परीक्षा देनी होती है और हर साल औसतन 15 लाख छात्र नीट की परीक्षा देते हैं, जिनमें से लगभग 7.5 लाख छात्र ही पास हो पाते हैं। यानी पास परसेंटेज जो है वो 50% के आसपास होता है। इससे आप समझ सकते हैं कि हर साल 7.5 लाख छात्र नीट की परीक्षा में फेल हो जाते हैं और उन्हें मेडिकल कॉलेजों में एडमिशन नहीं मिल पाता। लेकिन फेल होने के बावजूद भी ये सभी छात्र डॉक्टर बनना चाहते हैं और कोई बुरी बात नहीं है। हो सकता है आप नीट ना क्लियर कर पाए हों, मुश्किल इम्तिहान है, लेकिन तब भी आपके मन में इच्छा है, आपका परिवार आपको डॉक्टर ही बनाना चाहता है, तो आपको अपना सपना पूरा करने का पूरा अधिकार है। दूसरी बात, जो छात्र इस परीक्षा में पास हो भी जाते हैं उनकी मुश्किलें भी कम नहीं होती। हमारे देश में सरकारी और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में कुल मिलाकर लगभग 1,10,000 सीट्स मौजूद हैं। यानी नीट की परीक्षा में पास तो 7 लाख छात्र होते हैं, लेकिन दाखिला 1,10,000 बच्चों को ही मिलता है और इस तरह लगभग 14 लाख छात्र मेडिकल कॉलेजों में दाखिला ही नहीं ले पाते। अब सोचिए ये छात्र कहां जाएंगे, क्योंकि इन्हें तो मेडिकल की पढ़ाई करनी है, ये बनना डॉक्टर ही चाहते हैं, इन्होंने तय कर लिया है। इसलिए ये यूक्रेन जैसे देशों में जाते हैं। हालांकि इसके पीछे फीस एक बहुत बड़ी वजह है। भारत के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस की पढ़ाई का 1 साल का खर्च लगभग 3 लाख रुपए है, केवल 3 लाख, बहुत सस्ता है अगर आप सरकारी कॉलेज में पढ़ते हैं तो। जबकि प्राइवेट कॉलेजों में 1 साल का यही खर्च औसतन 20 लाख कम से कम है और इससे ऊपर कितना भी जा सकता है। ऊपर से प्राइवेट कॉलेजों में छात्रों के माता पिता को डोनेशंस भी देना पड़ता है जो लाखों में होता है। कुल मिलाकर देखें तो भारत के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस की 5 साल की पढ़ाई का खर्च करोड़ों में चला जाता है। 1 करोड़ तो कम से कम है और 1 करोड़ के ऊपर भी कहीं तक जा सकता है। जबकि यूक्रेन में यही खर्च सिर्फ 35 लाख रुपए है। इसका मतलब यह है कि भारत में मेडिकल की पढ़ाई करना मुश्किल तो है ही, महंगा भी है। जबकि यूक्रेन में हमारे देश के छात्र कम खर्च में एमबीबीएस और दूसरी पढ़ाई पूरी कर सकते हैं और पढ़ाई पूरी करने के बाद उनके लिए भारत आकर प्रैक्टिस करना भी कोई ज्यादा मुश्किल नहीं होता। इसके लिए उन्हें एक परीक्षा देनी होती है जिसे फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स एग्जामिनेशन यानी FMGE कहते हैं। इस परीक्षा को पास करने के बाद यूक्रेन में पढ़ने वाले भारतीय छात्र, वहां से डिग्री लेने वाले भारतीय डॉक्टर भारत में आसानी से प्रैक्टिस कर पाते हैं। हमें पता चला है कि यूक्रेन में फंसे बहुत सारे छात्र वहीं रुककर युद्ध में घायल हुए लोगों की इस समय मदद कर रहे हैं और उनका इलाज भी कर रहे हैं। यहां पर आपको एक बात समझनी है, युवा कौन होते हैं? पूरी दुनिया में युवा वो होते हैं जो अपने विचारों से क्रांति लाते हैं, जो अपने विचारों से बदलाव लाते हैं। क्रांति लाने का जज्बा युवाओं में ही होता है और जहां जहां आपने देखा होगा युवाओं ने क्रांति लाई है, पहली बात तो यह कि क्रांति आती ही युवाओं से है और जहां जहां क्रांति आई है वहां उन्होंने बहुत बड़े बड़े बदलाव किए। इसलिए हमारे देश का जो युवा है उसे क्या करना चाहिए, उसका कर्तव्य क्या है?
अगर वो डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा है खास तौर पर, तो ऐसे में मानवता के प्रति उसका क्या कर्तव्य होना चाहिए। ये युवा डॉक्टर है और डॉक्टर को ये बताया जाता है कि मानवता की सेवा करना उसका सबसे बड़ा धर्म है। और भारत के इस समय बहुत सारे छात्र, आज हम उनकी तारीफ करना चाहते हैं। भारत के बहुत सारे मेडिकल छात्र जो अभी डॉक्टर बने नहीं हैं, सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं डॉक्टरी की, वो यूक्रेन में रुककर वहां के घायलों का इलाज कर रहे हैं। और वो ये कह रहे हैं कि ये हमारी ड्यूटी है, ये हमारा कर्तव्य है कि हम यूक्रेन में जो घायल हो गए हैं लोग, उनका इलाज करें। इसलिए हमें लगता है कि युद्ध की इस घड़ी में आपको उम्मीद और हिम्मत बिल्कुल नहीं छोड़नी चाहिए। और हमारे देश का जो युवा है, हो सकता है आज बहुत सारे युवा ऐसे भी हैं जो तुरंत अपने अपने परिवारों के पास आना चाहते हैं, जो तुरंत अपने घर लौटना चाहते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। वो परेशान हैं क्योंकि उन्होंने खाने पीने के लिए उन्हें कुछ मिल नहीं रहा है। वो परेशान हैं कि उन्हें बहुत दूर लंबा कई कई किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ रहा है। वो परेशान है कि ठंड बहुत है। लेकिन कुछ युवा ऐसे भी हैं हमारे ही देश के, जो ये कह रहे हैं कि वो वहीं रुकेंगे और वो घायलों की मदद करेंगे, घायलों का इलाज करेंगे। एक और छात्र के बारे में अभी हमने पढ़ा जो कि भारतीय छात्र है और उसका एक पेट डॉग है उसके साथ। वो ये कह रहा है कि वो अपने पेट डॉग को छोड़कर भारत नहीं आएगा क्योंकि उस पेट डॉग को यहां लाने की परमिशन नहीं मिल रही है और उसका कोई प्रावधान अभी हो नहीं रहा है। तो उस छात्र ने कहा है कि वो अब वहीं रुका रहेगा और अपने डॉग को छोड़कर किसी भी कीमत पर नहीं आएगा। उसे ऐसा लग रहा है कि इस युद्ध के मैदान में, इस युद्ध के दौरान उसके डॉग का ख्याल कौन रखेगा, इसलिए वो वहां खुद रुक गया। ऐसी एक और छात्रा है भारत की, वो ये कह रही है कि वो भी भारत नहीं लौटेगी। वो इसलिए भारत नहीं लौटना चाहती क्योंकि जिनके घर पर वो किराए पर रहती है, जहां पर जिस परिवार में, उस परिवार में इस समय उसे लगता है कि उसकी सेवाओं की जरूरत है। वो परिवार युद्ध की वजह से काफी इस समय परेशान चल रहा है और उस परिवार में उसका कोई देखभाल करने वाला नहीं है। इसलिए हमारे देश की वो बच्ची अब भारत नहीं लौटना चाहती और वो कह रही है कि वो अभी उसी परिवार के साथ रहेगी और ऐसे परिवारों की सेवा करेगी। ये भी युवाओं का एक जज्बा है। अब आप सोचिए, दोनों तरह के युवाओं में अंतर करना भी सीखिए आप। एक वो युवा है जो रो रहा है, जो कह रहा है किसी भी तरीके से पहली फ्लाइट से मुझे घर भेजिए, और दूसरा युवा इसी देश का ये कह रहा है कि मैं यहां रुकूंगा क्योंकि मैं डॉक्टर हूं या बनने वाला हूं और मैं यहां पर घायलों की सेवा करूंगा, मैं यहां पर उन लोगों की सेवा करूंगा जिन्होंने मेरी मदद की है। तो ये दो तरह के युवा हैं जो आज आपके सामने हैं। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.